पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियों से ओवैसी साहब का स्वागत करिए। बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है और बहुत जबरदस्त हमने देखा किस तरीके से एकदम हैदराबाद में सब कुछ चल रहा था। तालियां बड़ा जोर से हो पहले एक तो जोरदार स्वागत है आपका सर। पहले तो आपने समय निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद। अब एक बड़ा नेचुरल सा सवाल सबके मन में यह आता है कि पतंग कैसी उड़ रही है, खासकर हैदराबाद में कैसी उड़ी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से 5वीं मरतबा मुझ पर भरोसा और एतमाद किया और हमको यकीन है कि बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी हैदराबाद के पार्लियामेंट की सीट से। लेकिन माधवी लता का कहना है कि इस बार भाईजान की पतंग जो है वो कट जाएगी। अब बोलते हैं, अब क्या है वो, ऐसा है ना कि वो बेचारे एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते अपर कास्ट से आते हैं तो बोलना पड़ता है, हम तो सुनते हैं। वैसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है हमारे आवाम पर, हैदराबाद की आवाम पर पूरा टूट भरोसा है और ये करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हैदराबाद आकर बीजेपी, अमित शाह, मोदी को ये दिखाना चाह रहे थे पूरे देश में कि देखो हमने ओवैसी को ऐसा कर रहे हैं। तो चुनाव हैदराबाद में नहीं लड़ रहे थे, वो मैसेज दे रहे थे पूरे देश में। तो वो उसमें वो कोशिश कर रहे थे और उसमें भी नाकाम साबित होंगे। वैसे साहब बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी हैदराबाद में इस बार। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आप फंस गए, बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाए हैदराबाद से। नहीं सर, कहाँ, हम तो 4 दिन बिहार जाकर आए, 6 दिन औरंगाबाद जाकर आए। हम तो थे ही नहीं, बहुत कम थे। ऐसा है ना, अगर आप वही स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर आता जो साल भर पढ़ता है, अब अचानक कोई आकर बोलेगा कि मैं पास पेपर पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो पास नहीं होते इलेक्शन में आप। तो हम तो 5 साल से काम कर रहे थे, हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, कोई फंसने की कोशिश नहीं, बीजेपी फंस गई वहाँ पर। अच्छा, लोग ये मानकर चल रहे थे कि जो हैदराबाद से पतंग उड़ेगी तो बिहार भी जाएगी। बिहार थोड़ा बहुत चली गई, यूपी तो आ ही नहीं पाई, ऐसा क्या हुआ? नहीं, यूपी में हम तो हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ अलायंस किए हैं। तो आपकी पार्टी नहीं लड़ रही? नहीं, हमारा एक कैंडिडेट है, शायद एक कैंडिडेट है, मगर हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। लेकिन अगर बात की जाए बिहार की, आपने पहले कहा था कि 16 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, बिहार 10 सीट लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। किशनगंज तो चुनाव हो चुका है और मुख्तलिफ मेरे ख्याल से 8 या 10 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन आपने प्रॉमिस तो शायद 16 का किया था। नहीं, तो अब वो नंबर है तो मगर 8 से 10 लड़ रहे हैं, ये कंफर्म। और यूपी में कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा आपने? नहीं, यूपी में क्योंकि हमारा अलायंस हो रहा था, थोड़ा बातचीत हम लोगों की थोड़ा देर से हुई, मगर अब फैसला हो चुका है तो इनका साथ देंगे। हमारी कैंडिडेट है वो, ये उस अलग पार्टी नहीं है, अलायंस में पीडीएम का हिस्सा है, तो हमारे कैंडिडेट हैं वो। बिहार की अगर बात की जाए तो सीमांचल के लगभग सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव समाप्त हो गए। AIMM ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो नहीं दिए। पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक वाले क्षेत्रों में आपने उम्मीदवार नहीं उतारे। ऐसा कहा जा रहा है कि आप बेसिकली जो महागठबंधन है उसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो पाटलिपुत्रा में लालू की बेटी के खिलाफ कैंडिडेट दिए, मधुबनी में दिए, जहाँ जहाँ इनके बड़े बड़े कैंडिडेट हैं वहाँ पर हम खुद जाके कैंपेन करेंगे। किशनगंज की हद तक, क्योंकि हमने जो 5 विधायक जीते थे उसमें से 4 हमारे किशनगंज पार्लियामेंट सेगमेंट के थे, 6 में से। तो जाहिर है अब हमारा स्ट्रांग पॉइंट वही था, तो हम वहीं पे किशनगंज लड़ना चाह रहे थे, किशनगंज लड़े। और हमारी अख्तर भाई का ख्याल ये था कि सर हम ज़्यादा पूरी फोकस किशनगंज पे करते हैं बजाय कटिहार, अररिया, पूर्णिया को छोड़कर। ये विधानसभा जब आएगा इन जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग। पहले वैसे साहब आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, कई बार आपने इस बात को लेकर जवाब दिया। अब एक नई नैरेटिव है नया कि आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है। कोई दोस्ती वोस्ती हो गई क्या ऐसा? अब ऐसा है ना पंकज भाई, ये मामला ऐसा है कि जहाँ पे जिसको कन्वीनियंट नज़र आता वो बोले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद आए और आकर बोले कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया, कांग्रेस और बीआरएस ने लीज पर दे दिया। अब वही प्रियंका वाड्रा आकर कहती हैं कि हम बी टीम है। तो मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है, मगर एक बात तो यह है कि इनको तकलीफ़ तो होती है दोनों को हमसे, तो वो बात अच्छी है।
आपने कहा दोनों को तकलीफ होती है, फिर ये जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, आप उनकी तारीफ करते हैं, वो आपके कसीदे पढ़ते हैं, मामला क्या है? नहीं, तारीफ का नहीं है। देखिए, जब चुनाव हो गए तो हमने उनको मुबारकबाद का फ़ोन किया, और हम तो आप जानते हैं कि हमने तो ओपनली बीआरएस का सपोर्ट किया था। तो खैर वो बातचीत हुई करी, तो फिर हमसे कहा कि भैया थोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट का काम है, 2 अहम काम है, करवा दीजिए। तो बोले क्या कराना है? हम बोले भाई एक मेट्रो का एक लाइन बाकी है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन के लिए 2000 करोड़ लगेंगे, और रोड वाइडनिंग 3 जगह पर 120 करोड़ लगेंगे। तो बोले 2 दिन के बाद फ़ोन करके बोले असद भाई मैं 200 करोड़ दिया हूँ रोड वाइडनिंग को, और मेट्रो का जो एक लाइन बची हुई है मैं आके फाउंडेशन लगाता हूँ, आप आएंगे मेरे साथ? मेरा बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगा। जो आए, हम उनका वेलकम किए। तो डेवलपमेंट के लिए तो बात करना पड़ेगा ना, अगर डेवलपमेंट हम नहीं कराएंगे तो फिर कैसा होगा। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा किया, और उनकी पार्टी का कैंडिडेट मेरे खिलाफ भी है। एक तरफ आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए बात करना पड़ता है, दूसरी तरफ इफ्तारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन ओवैसी साहब को नहीं हरा सकता। नहीं, हम भी कोशिश किए ना उनको हराने के लिए, तो उनकी सीटें कम हुई ज़रूर हुई, बट अब चुनाव हो चुके हैं, और इसीलिए तो हमको वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो 5 साल रहेंगे, तो जाहिर है मुझे अपने इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जितने दलित्स के इश्यूज़ हैं, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे। मैं तो पब्लिकली उनसे कहा कि आपको 5 साल हैं, आप पूरे वादे जो किए पूरा करिए, और तेलंगाना की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और अमन के लिए हम बराबर आपका साथ देंगे। तो रेवंत रेड्डी जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? तेलंगाना सरकार का कामकाज कैसा है? नहीं, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, तो इतना और फिर ये दूसरा चुनाव हो चुका है, तो अभी जज करने का मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको वो? नहीं, अभी तो जज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसा है ना, वो हनीमून पीरियड रहता है 6 महीने का, उसके बाद मालूम होता है। आप तो जानते होंगे उनको बहुत समय से ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो हमारे भाई अकबर के साथ उनके पुराने दोस्त भी थे, फिर वो असेंबली में साथ भी थे, तो जब देखेंगे गवर्नेंस कैसा होता है मालूम हो जाएगा। आप उनको आरएसएस के एजेंट कहते थे, आपको याद तो होगा कभी? हाँ बिल्कुल, सब याद है। अभी भी कहेंगे? नहीं, जो बात हम बोले थे बोले, वो है, वो उसमें कौन मुकर कौन जा रहा है, उसमें बोले हैं वो है वो। लेकिन आपने एक बात कही और आपने कहा कि ये चुनाव मामू को जिताने का नहीं, मोदी को हराने का है। हाँ, यानी आप मोदी को हराने के लिए किसी के साथ भी जाने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी को हराने के लिए तो हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये दूसरे पार्टी बोलते हैं बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, क्या क्या बोलते हैं। तो हम तो ओपनली मैसेज दे दिए हैदराबाद तेलंगाना की आवाम को कि भाई आप 13 मई के दिन हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी ख़त्म, ये हम नारा लगाए थे, ये स्लोगन दिए। और हम बोले कि मामू का चुनाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, भाई वज़ीर आज़म मोदी हैं, तो उनको रोकना है, तो हम मैसेज दिए वो। इसीलिए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हैदराबाद में कांग्रेस ने ओवैसी साहब को सपोर्ट किया, अब ओवैसी साहब उसका बदला ऐसे चुका रहे हैं, मतलब दे रहे हैं दूसरी तरफ, कि यूपी में आ ही नहीं पाए और बिहार में दमदारी से लड़ नहीं रहे ताकि इंडिया गठबंधन के वोट का बंटवारा ना हो। नहीं, बिहार में तो लड़ रहे हैं। अब लालू यादव ने जिस दिन 26 अप्रैल को पोलिंग थी किशनगंज की, माने इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, उसके बावजूद भी पोलिंग के दिन वीडियो जारी करते हैं लालू, और बोलते हैं कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काट देगा, और वो जो कैंडिडेट हैं जावेद को दे दो। अब आप किसको, देखिए हमारे हाथ में नहीं है हर एक के पास जा कर के भाई आप समझिए हम ऐसा नहीं है, वो छोड़ दिए हमको असर ही नहीं पड़ता। अब यूपी आए हैं, फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यों आए आप, आपका तो चुनाव हो गया था, हैदराबाद में बैठिए। अब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील, 48 लोकसभा की सीटें हैं पंकज भाई, इंडिया अलायंस ने तो एक मुसलमान टिकट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी तो खैर सिर्फ बातें करते हैं, वो तो भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर दिए। अब 48 लोकसभा की सीट में से एक को भी नहीं देते आप, और इम्तियाज़ के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिए। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना। अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे को जहाँ पे हमारी पार्टी को फायदा होगा हम लड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। क्या करें? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, ये उनका संकल्प है, और जिस दिन करेंगे वो सार्वजनिक जीवन में नहीं रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जो है बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। 80-20 कौन बोले?
शमशान खबरस्तान कौन बोले, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा, 2002 में किसने कहा था कि रिलीफ सेंटर इसलिए चलाएंगे ताकि बच्चे पैदा हो जाएं, किसने कहा था ये? और मैं आपको बताता हूँ, ये बार बार बीजेपी के माने मुल्क के वज़ीर आज़म बोलते हैं ना कि इतने लोग गरीबी से निकल गए। आप ये देखिए, मैं आपको डेटा लेकर आया हूँ, ये मोदी सरकार का डेटा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा ये बोलता है कि मुसलमान गरीबों में ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये PLFS सर्वे है और लोवेस्ट शेयर है रेगुलर्ड सैलरीड जॉब्स में। तीसरा मोदी सरकार का डेटा है, ASHE का डेटा कि 1,80,000 मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन में कम हो गए। अच्छा, फिर आप उसके ऊपर जाइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा मुसलमान हैं और मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सेक्टर में वो गिरता जा रहा है। अच्छा, आप ये भी देख लीजिए कि NSS का सर्वे है जॉबलेस में, मुस्लिम जॉबलेस का NSS सर्वे है 2.62% था 2009-10 में, वो बढ़कर 7.16 हो गया 2018-19 में। अब ये सब गवर्नमेंट का सर्वे है ना, मेरा तो सर्वे नहीं है। वैसे साहब, ये तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये गवर्नमेंट का सर्वे है। और आप वेल्थ के ऊपर देख लीजिए, जो मुस्लिम अपर कास्ट हैं वो तो हिंदू OBC से कम वेल्थी हैं। ये तो मोदी सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है ये। नहीं, प्रधानमंत्री जो अच्छा, फिर वो बोलते हैं नहीं हम सबको दे रहे हैं, उज्ज्वला दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं। मैंने कई RTI डाले एप्लीकेशन, दे बताइए ना, तो बोलते नहीं हम डेटा नहीं रखते, आप वो भी नहीं देते। तो प्रधानमंत्री तो बोल चुके हैं। कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा था एक भाषण में, आपके टीवी चैनल पे देखा मैं, कि 15% कौन है भाई? 15% तो मुसलमान ही है ना, हम तो कोई एलियन को तो नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जो मार्स पे बैठे हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ये क्यों बोलते हैं कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए मगर ईद मनाने जाएंगे? अरे, राम को अगर मानेंगे तो अच्छे हो जाएंगे और अगर मैं अपने मजहब पे चलूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। आप मेरे ईद को क्यों ला रहे हैं? आप किसी सेलिब्रेशन को बीच में क्यों ला रहे हैं, बताइए ना। तो यही तो कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ गया भाई गारंटी? मोदी की गारंटी कहाँ गई? विकसित भारत, एक सुन लीजिए, विकसित भारत कहाँ गया? चंद्रयान 3 कहाँ गया? सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप कहाँ पर गई? विश्व गुरु कहाँ गया? आप आगे असली एजेंडे पर अपने कि मुझे बदनाम करो, मैं बच्चे ज्यादा पैदा करता हूं। घुसपैठी कौन है? घुसपैठी आप तो नहीं ना पंकज भाई, आप भी नहीं है घुसपैठी, घुसपैठी मैं हूं। आप तो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, मैं बच्चे पैदा कर रहा हूं। तो किसके तरफ इशारा है प्रधानमंत्री का? बोलिए। एक चुनाव जीतने के लिए जो हमारा सोशल फैब्रिक है देश का वो बड़ा कमजोर है, आप उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा, नुपुर शर्मा क्यों बैठी आपकी पार्टी में, बताइए? ये तो पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी बात नहीं है, नहीं पुरानी। मैं आपको ये 2019 से 2024 की बात कर रहा हूं। ये जो डेटा भी जो दिया हूं ये 19 और 24 का बोल रहा हूं। जितने वाकयात बोल सब 5 साल का रिकॉर्ड। आप जो भी अभी बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आपको कहा तुष्टीकरण का A, BRS को B और कांग्रेस को C, और ये भी कहा कि आप तीनों शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। कहाँ चलता है शरिया के आधार पर? कैसा होम मिनिस्टर है देश का? तो शरिया के आधार पर चल रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए ना। शरिया के आधार पर चलता है कोई देश? कैसा चलता है बताइए आप? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको भी है, मुझे भी है। तो आप अपने अपने समुदाय के रस्म रिवाजात के तहत आप अपना काम करेंगे। अब अमित शाह लगा दिए। तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है? मैं जो डेटा भी पढ़ के सुना हूं आपके पास, वो तुष्टीकरण आपने किया, किसका किया बताइए? आप ही तो कर रहे हैं। कहाँ तुष्टीकरण हो रहा है? अच्छा, आप अगर तुष्टीकरण करें तो भाई एक मुसलमान टिकट दीजिए ना, या अमित शाह हमारे साथ चलें, हम बनारस चलते हैं, आप भी चलिए कैमरा के साथ। वो बुनकरों की बस्ती में जाते हैं जहां पर अंसारी भाई रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे MP नरेंद्र मोदी ने 5 साल में क्या किया तुम्हारे लिए। देख लेंगे। बिजली का बिल उनके लेट फादर के नाम पर होता है तो चेंज नहीं होता है। आपने ये तुष्टीकरण बोलेंगे इसको आप? तो ये सब एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपके सामने। आप ये कौन है भाई? धर्म संसद कराने वाले कौन है? आप ही के लोग कराए धर्म संसद। पर वैसे साहब, आप एक बात भूल गए। आप बनारस का जिक्र कर रहे थे,
तो जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो जिन बुनकरों की बात आप कर रहे हैं, बनारसी साड़ी बनाने वालों की ज़िंदगी तो बहुत बदली है ना, बहुत बिक्री बढ़ देखिए, गई। बनारसी साड़ी बनाने वाले कभी सेठ बने? सेठ तो नहीं बने, वही मजदूर है। पहले से बेहतर अरे तो- अरे क्या बेहतर हुए भाई, आप आधे तो भाग गए बंबई को, पूरे पूरे मुंबई चले गए। हम तो वही बोल रहे ना, चल के देखते हैं ना, साथ चलिए, हम चल के देखते हैं। पावरलूम, बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया यूपी सरकार ने, यही तो हम बता रहे हैं। तुष्टि कहाँ है तुष्टिकरण हुआ बताइए, किधर हुआ बताइए? जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान है। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो नरेंद्र मोदी को दी गई थी, वो बता रही है हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का है। आप कौन से 20 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाले, हम भी जानना चाह रहे भाई। ये किसने बनाई रिपोर्ट? ये पूरे, अच्छा आपके मीडिया के लोगों की नौकरी चली जा रही है, तनख्वाहें आप लोगों की कम हो जा रही है। कहाँ 20 करोड़ कहाँ निकले? अब बोले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी भाषण पे भाषण दे रहे हैं। आपने जिक्र किया ईद का। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि ईद मैं भी मनाता था, बचपन में हम लोग ईद मनाते थे, घरों में खाना नहीं बनता था, मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं आप इमेज सर, उनकी ऐसी एक बना बात रहे हैं। सुनिए, एक इफ्तार की दावत नहीं करते 10 साल में अपने घर में, कहाँ खाने की बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, क्या बोल रहे हैं आप? क्या मेरे बाबू सब देखिए, ये जो है ना, मेरे घर में ड्राइवर मुसलमान था, ये पुराने डायलॉग हो चुके हैं। ये उस जमाने के पिक्चरों में अच्छा लगता था। अभी आप बताइए ना, आप एक आदमी को टिकट नहीं देते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी किसी मुसलमान को गले मिलते हुए देखा आपने 5 साल में इंडिया में? बताइए, आपने देखा? किसको देखा हमने? मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद, या हबीबी उतर। क्या बताइए क्या है ये? मैं लाइटर वेन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, मगर बता रहे हैं आपको, ये तो हो रहा है ना। अब बताइए, आप बोल रहे हैं, आप असद ओवैसी तेलंगाना में अमित शाह बोलते हैं, अरे आप कर रहे हैं भाई, कौन कर रहा है? नहीं, लेकिन सऊदी के नेताओं से मिलते हैं। हाँ? सऊदी के बहुत अच्छा नेताओं है, से मिलना मिलते चाहिए, हैं। मिलना चाहिए। ईरान के साथ इस पूरे क्राइसिस में भी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील हुई, तो ये सब कैसे हो गया? ये सब नहीं, चाबहार पोर्ट हमारे लिए जरूरी, हम पैसा लगा चुके हैं उसमें। अब बड़े पप्पा जी अमेरिका बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, हमको जरूरी है, चाबहार पोर्ट जरूरी है अफगानिस्तान में जाने के लिए, बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है वो। हमको वहां से अफगानिस्तान में हम सामान भिजा सकते हैं, अफगानिस्तान में हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो वहां से कर रहा है, ये तो चाबहार पोर्ट से जाएगा। आप एक तरफ उनको कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं, फिर ये जो बिजनेस और कारोबार होता है, ये तो उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों के आधार भाई, पर ही हुआ आप ना। वजीर आजम ईरान के हैं या भारत के हैं? बताइए हमको। आप वजीर आजम यूएई के हैं या भारत के हैं? और मुझे क्यों दिखाते? बार बार मोदी जी बोलते हैं कि देखिए विश्व बदल गया, मुसलमान बदल रहे हैं, मैं जब अरब कंट्रीज में जाता हूं। अरे अरब कंट्रीज से मुझे लेना ही देना क्या है? क्या है मुझे? भाई, भारत के लोग जाके वहां काम करते, सब जाते हैं, यकीनन मक्का मदीना हमारे लिए मुबारक जगह है, पर मैं देश का हूं ना। हम कमाते हैं, कमाते वहां पर हैं, लाते यहां पर हैं। फॉरेन एक्सचेंज पूरा जो आता है इंडिया को सबसे ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका ज्यादा तो गल्फ कंट्री से आता है। पर्सनल ट्यूनिंग की अगर बात की जाए, मैं ट्यूनिंग भारत क्या की बात होती है? करता हूँ, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बात की ट्यूनिंग जाए, क्या होती है? चलिए, ये कतर में पर्सनल रिलेशंस के आधार पर ही तो हमारे नौसैनिक वापस आए जिनको सजा हुई थी। देखिए, सजा क्यों हुई उनको, बात जबान मत खुलाइए, मैं बहुत जाता हूं उस बारे में, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं उस बारे में। क्यों सजा हुई उनको? पूछ लीजिए कभी बिठाकर लोगों को, एमएचए के, सजा क्यों हुई उनको? आखिर क्या जुर्म किया था उन्होंने? मगर उनको वक्त तो गुजारना पड़ा ना वहां पे। हम भी तो डिमांड, पार्लियामेंट में सबसे पहले डिमांड करने वाला मैं ही था। अच्छा, हमारा आप ट्यूनिंग की बात कर रहे, भाई कुलभूषण बैठा हुआ है, बुलाइए ना उसको, लेकर आइए। पाकिस्तान में कुलभूषण बैठा हुआ है हमारा, वो भी तो भारत का नागरिक है, उसको बुलाइए। मामला चल तो रहा कोर्ट में, भारत इंटरनेशनल कोर्ट में भारत लड़ रहा है। मामला भाई, उसकी सजाए मौत रुक गई पंकज भाई, मगर फंसा हुआ तो है ना कुलभूषण। पूना में उसकी फैमिली को पूछता नहीं पलट के, उसके रिश्तेदार परेशान बैठे हैं। अच्छा, ये इतने लोग जमैका को चले गए अमेरिका जाने के लिए, अब जमैका फ्लाइट भर के भिजा रहा है वापस इंडिया के लोगों को। देश बदल रहा है तो भाई इतने लोग क्यों जा रहे हैं अमेरिका को? एक फ्लाइट अब जमैका से फ्लाइट वापस आ रही है। इंग्लैंड में हमारे 20-25 हजार लोग इलीगल हैं, वो भी वापस लेना है हमको। बीजेपी ये कहती है कि आप जैसे नेताओं ने, उसमें आपका भी नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि बनाई है।
कौन, मैंने बनाई है? बीजेपी कहती है, आप नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने बनाई है। आप उनकी एक ही बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात जो होती है जो आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं होती उसको आप इग्नोर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एक प्रोग्राम है 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम। 10 साल में नरेंद्र मोदी उसकी एक मीटिंग लिए, बता दीजिए। उसका नाम ही खुद है प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। एक मीटिंग नहीं लेते आप। आपकी सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9th क्लास से कर दिया, जबकि मुसलमानों का माइनॉरिटी है, मुसलमान ड्रॉप आउट रेट क्लास 4-5 से है। आपने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद कर दिया। किसका नुकसान हो रहा है बताइए उसमें? मैं कई मिसालें दे सकता हूं आपको। भैया हमारा काम छवि बनाना नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए और फिर हमको उस पर रिबट करिए आप। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की, जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात। कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी है। जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके मैसेज जा चुका है। 400 पार का मतलब वही है, और क्या है? नहीं, उनके कहने का मतलब ये है, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपने 1-2 नाम बताए, वो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं और आप लोग उसको नैरेटिव सेट कर रहे हैं। संविधान संशोधन क्या करेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो फिर पूरा फंडामेंटल राइट, पूरा फेडरलिज्म चला गया। चैप्टर 3 भी कमजोर पड़ जाएगा, आर्टिकल 29-30 भी चला जाएगा। अच्छा, वो जो बाबा मिलकर आए संभल के, उन्होंने क्या कहा कि आइंदा साल धर्म संसद में हम ये रखेंगे कि आरक्षण निकाल दो। और वो, अच्छा, उसको आपने बड़ा चलाया, वो बाबा को वो मोदी जी से मिलकर आए। ये सब इन्हीं के तो लोग हैं। देखिए, बीजेपी आरएसएस में डिवीजन ऑफ लेबर एक नाम की चीज होती है, वो ही हो रहा है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, वो खुद आके बोल चुके हैं कि वो उनका पुराना बयान था। पुराना बयान था तो वो बयान उससे मुकर गए। वो तब वो कांग्रेस में थे। नहीं, वो मुकर गए बयान से। वो नहीं, अब वो कह रहे हैं ऐसा, मैंने उनका पुराना स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए मान लिया। पर ये जो डिप्टी सीएम बोल रहे हैं राजस्थान के, और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं करेंगे। अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर की मोहब्बत है तो आपने इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर कैसे दिया रिजर्वेशन, बताइए? इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते आप, आपने दे दिया। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस असल पैरामीटर है, और आप बोल रहे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हम हटा देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को यूपी में नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को ओबीसी कोटा में, मंडल कमेटी में, कमीशन की रिपोर्ट में मिल रहा है ना। आप वही नहीं बोलते, आप बात ही नहीं करते आप। प्रधानमंत्री जी का जब मैंने खुद इंटरव्यू लिया तो ये सवाल मैंने उनसे पूछा। उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी मजबूत जुडिशरी हो, मीडिया हो, वहां पर संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान कभी भी नहीं बदला जाए। सर, संविधान को खतरा उन लोगों से नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग किताब समझते हैं। और जो उन्हीं से अगर आप ही खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप CAA का कानून मजहब के नाम पे बना दिए, ट्रिपल तलाक का कानून आप बना दिए महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, UAPA का कानून आपने राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ बना दिया कि इतना बदतरीन कानून आपने अमेंड कर दिया उसको। ऐसे कई मिसालें हैं जो उन्होंने किया है। RTI के कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट आपने स्टेट गवर्नमेंट से छीन के आप बनाने वाले हैं। फेडरलिज्म के खिलाफ आपने कई काम कर दिए। तो ये सब चीज़ों को सामने रखकर ये बात करना कोई नाजायज़ या वो नहीं है, कोई हाइप या रेटोरिक नहीं है। ये बिल्कुल कर सकते। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि संविधान में जो हम संशोधन करेंगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए करेंगे। अच्छा,
अब मोदी जी के कितने भाई हैं? 6, अमित शाह की बहन 6, गोलवालकर के 11। आप क्या बोल रहे हैं भाई? आप ये झूठ क्यों बोलते हैं? मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी, मुसलमानों का जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ है गिरा है। मुसलमानों बहनों का, बेटियों का जो टीएफआर रेट है पूरे समुदायों से सबसे ज्यादा गिरा है टीएफआर रेट। ये क्यों नहीं बोलते आप? ये क्यों नहीं बोलते कि 2070 तक, 2071 तक हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 78.89 पे, और उसके 40 साल बाद 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप ये खतरा पैदा कर दिए। आपने मैसेज दे दिया कि देखो ये बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा नहीं कहा बताइए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं? ये जबान प्रधानमंत्री को जेब देती है। अच्छा, यूसीसी की आप बात की पंकज भाई, आप बताइए यूसीसी जो उत्तराखंड में बनाया गया है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर कहा जा रहा है कि मुसलमान की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। और सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान की शादी अगर होती है तो निकाह से होती है, गवाह होते हैं और दुल्हन को मेहर का अमाउंट दिया जाता है। आप बोल रहे स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा, यूसीसी की बात करने वाले ये बता दें, ये जो आपने कानून बनाया यूपी में रिलीजन चेंज करने का, वो कहां से यूसीसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा? लव जिहाद का आपने कानून बना दिया, यूसीसी है। अच्छा, यूसीसी किसका होगा? दयाभागा स्कूल का होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का होगा? आप यूसीसी की बात करने वाले ये भूल गए कि आर्टिकल 39ABC क्या कहता है कि इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को, वेल्थ को सब में इक्वली बांट दिया जाए। नहीं बांटा जा रहा है। यूसीसी की बात करने वाले ये क्यों भूल गए कि उसमें शराब पर पाबंदी लगाना है? लगाई ना शराब पर पाबंदी। आप हर बात को मुस्लिम समाज से क्यों जोड़ देते नहीं, हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल अब आर्टिकल 39ABC मुसलमान नहीं, मैं शराब सबके लिए है। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई तो आपने उसको मुसलमानों से क्यों जोड़ दिया? अगर बन रहा तो सबके लिए है ना पंकज भाई। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर मुसलमानों पर झूठा इल्जाम लगाया कि ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं, उन्हीं के गवर्नमेंट का डेटा है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए 2022 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट डाला, किसी ने, बीजेपी वाले ने केस डाल दिया था कि 2 बच्चों का नॉर्म, उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं हमको। सुप्रीम कोर्ट में आपने जवाब दिया और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। कैसा बोलते हैं ये जेब देता है प्रधानमंत्री को कि आप नफरत पैदा कर रहे हैं। कोई देखिए, मुसलमान गरीब जरूर होगा मगर उसमें इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्टीम होगा कि वो हरगिज कबूल नहीं करेगा किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उसको छीन कर दिया, रख ले। वो क्यों रखेगा? वो हम क्या छीनने वाले हैं? हम लोग चोरी करने वाले? हम लोग क्या जबान बोल रहे प्रधानमंत्री? उनको उसको ये स्पीच उनकी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे, उनकी स्पीच को। ये लोग ये इस तरह प्रधानमंत्री ने एक चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय को इतना बदनाम किया। डिग्निटी का, मेरी डिग्निटी कहां है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि किसी गले से छीन कर मुझे दिया जाएगा? मैं घुसपैठी कैसे हूं बताइए? वैसे साहब फिर मैं रोकूंगा। ये बात तो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के लिए कही, आपने फिर मुस्लिम से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने नहीं कही कि कांग्रेस के लिए। अगर वो कहते तो मैं नहीं बोलता। बोलिए, वो कई बातें बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, मैं उसका डिफेंड कर रहा हूं क्या? मैं उसको सब्सटैंशिएट कर रहा हूं। घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया तो हम है। घुसपैठी पंकज नहीं हो सकते, घुसपैठी आप नहीं हो सकते। ये कहा था कांग्रेस की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लिया। अरे भाई देखिए, चलिए, घुसपैठी का 5 साल में 10 मरतबा सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, जिसमें मेरा भी सवाल था कि डेटा बताइए घुसपैठियों का। किसने कहा था दीमक? किसने कहा था दीमक? किसके बारे में कहा था कि टर्माइट्स हैं? ये तो हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर वेन जाता हूँ। हाँ, जब हमने यहाँ पे सबसे पूछा कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो हमसे कई लोगों ने, आपके फैंस जो हैं, उन्होंने पूछा अकेले आ रहे हैं या साथ में तोप भी ला रहे हैं? साथ में तोप भी ला रहे हैं। नहीं, आप तोप को दावत देते तो उनको बोल देते, आप नहीं दिए दावत तो नहीं आए। वो अब बाहर ले ही नहीं जाते हैं ना उनको। हाँ? बाहर ले नहीं जाते कहीं हैदराबाद से। नहीं भाई, आपको चाहिए उनसे कांटेक्ट करें, उनको आप दावतनामा दें, बुलाएं। जिस तरह आप छोड़ देते हमारे एक दोस्त को हमारे पीछे, तो उनको आप दावत नहीं दिया आज तक, तो उनको बुलाइए। आप आपके स्टीम कॉन्क्लेव में, आपके उसमें बुलाइए। लेकिन एक बात बताइए ओवैसी साहब, ऐसी डायलॉग बाजी की जरूरत क्यों पड़ी?
कि छोटे को रोक रखा है, वो नहीं तोप नहीं, है। हम ये क्यों बोले वो बोलिए सर प्लीज, ये तो बोलिए। ठीक है। नहीं नहीं, क्यों बोले बोलिए जरा, जो उस तरफ से नवनीत राणा ने जो बोला, क्या कहा उन्होंने। 15 सेकंड वाली बात जो। हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो मोहतरमा को कोविड के दौरान में कोरोनिल ले लिए थे, वो उसका आफ्टर इफेक्ट अभी हो रहा है। होता है ना नहीं, कि उनको कोरोनिल 15 मिनट चाहिए। आजकल आज देखिए यूपी में लोग कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड कोवैक्सीन लिए उसका आफ्टर इफेक्ट की बहुत यूपी में चर्चा है। हम बोल रहे हैं कि ये लोग कोरोनिल ले लिए थे, इसलिए सब इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। क्योंकि आपने पूछा, नवनीत राणा ने कहा कि वो कह रही हैं कि उनको 15 मिनट चाहिए हमें तो 15 सेकंड लगेंगे। अरे कर दीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं करना चाह रहे, आप क्या करना चाह रहे हैं। हम तो कह चुके हैं कि हम, आप बुला लीजिए, हम आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ, आप करिए। हम आपकी बर्बरियत को देखना चाहते हैं, हम आपके जुल्म को देख चुके, और जुल्म आप करना चाह रहे, करिए। अगर आपको एक सडिस्टिक प्लेजर मिलता है 16 सेकंड में जो करना, करिए ना, कौन रोक रहा आपको। बल्कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, हम उनके ऑफिस के सामने आ जाते। ओवैसी साहब एक बात बताइए, नवनीत राणा हैदराबाद के लिए आउटसाइडर हैं, उनके कमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, आप लोग चलाते हैं और आके मुंह को लगा देते हैं माइक, बोलिए, तो क्या बोलेंगे। ये क्या बात है, जुल्म है ये तो। आने आप देखिए, ये बात गलत है आप लोगों की। इतने मासूम आप नहीं नहीं बन रहे नहीं हैं। नहीं, चलाते आप लोग हैं। टीआरपी राजे, ओ चला, अब टीवी 9 पे चल रहा है, वही चल रहा है टीवी 9 पे। नहीं, लेकिन 15 नहीं, अब उसके बाद आपका बात, सर बोलिए, रिएक्शन दीजिए। अब रिएक्शन ना दे हम, नहीं तो 15 सेकंड का जवाब तोप से देंगे आप। नहीं, हम देखिए आपने क्या कहा, आप ये नहीं बोलते कि वो केस खत्म हो चुका है। और हमारे भाई के बारे में मैं आपको कई मर्तबा दावत दिया हूं, आपको पंकज भाई को, आते नहीं है, हेमंत साहब तो आते ही नहीं है, तो आप आ जाइए, हम आपको ले जाकर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। 19,000, वो तोप है हमारा। वो आदमी काम कर रहा है भाई, इसलिए तो उनको जीतते हैं। कोई भाषण पे जीत जाता है क्या? आपने बैठे बैठाए एक मुद्दा नहीं दे दिया महाराष्ट्र में, क्या ये कह के, क्या कह के? तो वो 15 मिनट। नहीं नहीं, उन्होंने 16 सेकंड कहा, 16 सेकंड कहा उन्होंने। क्या बात है बताइए आप, हम ऐसा, आप ऐसा बोल रहे हैं ये कर देंगे, क्या उसका मतलब क्या निकलेगा? यही सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र, यही तो हम बोल रहे हैं ना। देखिए, इनका ताल्लुक मोदी से नहीं है, ये मोहतरमा का जिसका आपने नाम लिया। तो आप भी तो कहते हैं सालार का बच्चा है, घर में चूड़ियां हाँ नहीं पहन बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, सालार का बेटा है। मैं कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी हूं। अगर कोई मुझे मारने आएगा, 6 गोली तो चला चुके हैं, अब दूसरे मरतबा अगर कोई सामने आएगा तो फिर मैं तो, या तो वो रहेगा या मैं ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना तो भाई। आप भी तो माहौल गरमाते हैं। अरे क्या माहौल जमा रहे हैं आप, आकर बोल रहे हैं 16 सेकंड में कर देंगे, ऐसा कर देंगे, क्या मतलब उसका बोलिए। हम कुछ बोले क्या उनको? हम तो बोले ही नहीं, उनके नाम पे गए ही नहीं। आप आकर बोल रहे हैं तो अब क्या करेंगे? शुरुआत तो ये हुई थी कि आपके छोटे भाई ने बोला था, अरे उस पे कहां, अरे भाई वो खत्म हो गया, उसका लीगल क्लोजर हो चुका है, लीगली उसका केस खत्म हो चुका है। अब आकर आप बोलते हैं, और ये क्यों बोले हैं मालूम आपको? क्योंकि उनको बोला गया बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बोले हैं या अमित शाह बोले कि तुम जो हैदराबाद जा रहे, बोल दो, ये माहौल गर्म करो। क्या माहौल गर्म कर रहे हैं, क्या माहौल गर्म कर रहे हैं? कुछ हो रहा ही नहीं है। ये सब कौन बताया आपको? अरे हमारे भी बहुत से कान है हर जगह पे, ऐसा मत समझिए। मगर मेरा मानना ये कि कोरोनिल लिए थे इसलिए वो इफेक्ट हो रहा है तो उसका। आपने अपने कानों का जिक्र किया है, तो मुझे ये बताइए, आधा चुनाव हो गया, अभी तक क्या तस्वीर दिख रही है आपको? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मेरी कोशिश एक ही है कि तीसरी मर्तबा इस देश के वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, हमारे पार्टी, हमारे अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतें, ये हमारी कोशिश है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डेटा आपके पास आता है, आप लोगों के पास डेटा क्रंचर्स हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन कैसा चुनाव लड़ रहा है? अरे मुझे क्या करना है, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उनसे, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उनसे। लेकिन इसलिए ताल्लुक की बात कर रहा हूं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हाँ। वो ये कहती हैं कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर ओवैसी को आगे कर देते हैं। अरे भाई, हम अमेठी नहीं लड़े तब भी हार गए उनके भाई, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हम क्या, आप हर चीज़ का जिम्मेदारी हमारे सर पे बांध लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहन लेंगे, कोई बात नहीं, हमको कोई बात नहीं। एक परसेप्शन ये है कि जब थोड़ा सा चुनावी माहौल ठंडा लगता है तो होता ये है कि कुछ ऐसा करो कि ओवैसी साहब के 1-2 बयान आ जाए, पूरा तवा गर्म हो जाएगा। आप हमारा बयान कैरी मत करिए, ठंडा रहेगा माहौल।
आप बोलते हैं अरे ना। बंद कर दीजिए। आप बोलिए माहौल ठंडा रखना है, बर्फदान में रखना है, 0 डिग्री रखना है, कर दीजिए, कैरी मत करिए आप बोलिए मौन व्रत होगा ओवैसी का, कोई नहीं बोलेगा, मत चलाइए भाई। आप जब आकर रिएक्शन पूछते हैं, अच्छा कंपटीशन होता है, कई मरतबा तो ऐसा होगा पंकज भाई कि आपको नहीं दिए तो नाराज हो गए, आपका हैदराबाद का बोले आप, मैं आपसे मरा आपके चैनल को, हम क्या करेंगे? माहौल गर्म प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माहौल गर्म अमित शाह कर रहे हैं, पूरा माहौल गर्म कर रहे हैं। एक जगह एक बात बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शायद धूप में ज्यादा कैंपेन कर लिए, बाद में ख्याल आया कि चलो जो एक झूठी सफाई देते हैं दे दो, वैसे ही दिख रहा है मेरे को। अरविंद केजरीवाल ने एक विवाद को जन्म दे दिया है। उनका यह कहना है कि अगले साल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि 75 साल के वो हो जाएंगे और वो पद से हट जाएंगे। नहीं, अब अरविंद केजरीवाल को शायद अंदर की बात मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी में रहेंगे। भाई मोदी नहीं है तो बीजेपी क्या है बताइए? बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी बीजेपी, याद रखिए। ये सब जो नाच रहे हैं ना, ये सब मोदी की वजह से नाच रहे हैं ये लोग। अब वो उनको अंदर की बात मालूम हो, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता कि मोदी छोड़ के जाएंगे बीजेपी को। माधवी लता भी यही कह रही थी कि हर सीट पे मोदी लड़ रहे हैं। हाँ, हर सीट पे मोदी लड़ रहे हैं, माधवी लता अरे भी वो यही- छोड़िए ना ये सब। उनका अस्पताल जो है कोविड के दौरान 10 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट हो गया था क्योंकि वो गरीबों से ज्यादा पैसा चूस रहे थे। अब उनके बारे में क्या बात करना है? क्या अरविंद केजरीवाल को अभी भी आप बीजेपी का छोटा रिचार्ज कहते हैं? बिल्कुल, दो राय नहीं है उसमें। क्या वजह है इसकी? अरे बहुत वजह हैं, बहुत वजह हैं, बहुत वजह हैं। उनका गवर्नमेंट स्कूल में बोलते हैं कि एक ही समुदाय के रिलीजियस किताब को पढ़ाया जाएगा, दूसरे समुदाय का नहीं पढ़ा जाएगा। वही तो 370 का सपोर्ट किए थे पार्लियामेंट में। यही हमको समझ में नहीं आता है, ये क्या बात है भाई? आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी को हराइए ना, कन्वीनियंस के लिए क्यों आप जमा हो रहे हैं? फिर 370 सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे 370 सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे ट्रिपल तलाक को सपोर्ट किए, उद्धव ठाकरे CAA को सपोर्ट किए। लेकिन बीजेपी से लड़ाई का सबसे अधिक खामियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। क्या जेल गए, जमानत पे क्या? छूटे हैं। एक बात सुनिए, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मगर जो 4-4 साल से सड़ रहे हैं तिहाड़ जेल में, उनका क्या होगा? एक लड़की है जो 4.5 साल से जेल में सड़ रही है, उसको बेल नहीं मिल रही है। एक ईसाई पादरी था 25 साल का, वो मर गया जेल के अंदर। तो यही हम समझ में नहीं आ रहा हमको। हमारा एक ही आर्गुमेंट है कि जब बेल उनको मिल सकती है तो सबको मिलनी चाहिए ना बेल। केजरीवाल को तो जेल हुई, लेकिन आप पे तो कोई, आप इतना बोलते हैं, आप पे तो कोई मुकदमा क्या? हुआ नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं जो लोग जेल में भी हैं, CAA प्रोटेस्ट के बाद कितने जेल में हैं, उनको बेल क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि छोटा रिचार्ज कैसे है अरविंद? हाँ, अब बहुत है उनका, आइडियोलॉजिकली उनके करीब है, बहुत आइडियोलॉजी के करीब है उनके। तो फिर जेल क्यों जाना पड़ा कौन? केजरीवाल को? अब वो जेल गए हैं तो होगा, कुछ ना कुछ बात होगी उसमें, वो तो कोर्ट तय करेगा जो उन पे जो केस है उनके ऊपर। मगर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उसको मानते हैं, मानना चाहिए सबको, मगर सबको लिए तो मिलना चाहिए ना। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, गृह मंत्री जी ने एक बात कही, और क्योंकि आप बैरिस्टर भी हैं, मेरा मानना है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, मेरा मानना है कि यह कोई नियमित निर्णय नहीं है, ये कोई नियमित निर्णय नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये से। तो ओपन कंटेम्प्ट कर रहे हैं होम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की। कैसा कह रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है? ओपन कंटेम्प्ट कर रहे हैं ये तो होम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, फैसला तो ओपन कंटेम्प्ट है ये तो। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा केजरीवाल के, मगर ये जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर है तो कंटेम्प्ट है ये सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कह रहे हैं कि ये लोगों का मानना है। इन लोगों क्या अरे भाई आप होम मिनिस्टर हैं, आप लोगों को क्या मानना है? आप खुद कह रहे हैं इस बात को। बीजेपी राहुल गांधी को राम विरोधी कह रही है, आपका क्या टेक है इस पर? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाकर क्या कांग्रेस ने सही किया? वो कांग्रेस से पूछिए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन, भाई थोड़ी तो इज्जत रखिए। मुझे क्या करना है कांग्रेस पार्टी से? एक विवाद और आया है, वो विवाद यह है, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जिक्र हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि कोई राम विरोधी है, ये कहा जा रहा है कोई सनातन विरोधी है, ये सारे इश्यूज इस चुनाव में आ रहे हैं।
अब वो उठा रहे हैं, विरोधी हैं सब। मैं इसीलिए कह रहा हूं, चंद्रयान-3 चला गया, विकसित भारत चला गया, विश्वगुरु चला गया, मोदी की गारंटी चले गई। अब यही तो इस पे आ गए, विरोधी ये हैं, विरोधी वो हैं। तो अब दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं 5 साल में। तो इसलिए नरेंद्र मोदी अपने असल एजेंडे पर आ चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट देगी। क्या राम मंदिर का फैसला पलट देगी। 86 में नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ने मिलकर ताले खुलाए थे। 86 में नरेंद्र मोदी माने आरएसएस और कांग्रेस ने मिलकर ताले खुलाए थे। और जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि आपने मुस्लिम पक्ष को बगैर सुने, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 26 पेज का ऑर्डर आपने 7 मिनट की सुनवाई में दे दी। और जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे ऊपर से हुक्म हुआ था इस तरह का फैसला देने के लिए। क्या हुक्म था? कि मैंने अपने घर की दीवार पर 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठे हुए देखा। मैंने कोर्ट की दीवार पर काले बंदर को बैठे हुए देखा, तो मैं ये जान लिया कि मुझे हुक्म हुआ है ईश्वर से कि मैं इस तरह का जजमेंट दे दूं। ये जजमेंट होता है। पर ये कहा जाता है कि साहबानों वाले मामले पर ये कांग्रेस का कोर्स करेक्शन था। क्या था? ताला खुलवाने वाली बात। देखिए, शाहबानों का जो कानून बनाया गया ना, कोर्ट में अपहेल्ड हो गया। वो तो कोर्ट में अपहेल्ड हो गया ना। ये लोग बोलते नहीं है कोई भी, वो तो कोर्ट में अपहेल्ड हो गया। वो इसका क्या मतलब है? ये 86 का मतलब क्या है? अगर जीबी पंत आज उस दुनिया में नहीं है, अगर वो उसी वक्त उसको रोक देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा, वो जो डीएम थे नायर साहब, जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। आप देखिए क्रोनोलॉजी, अमित शाह की जबान में क्रोनोलॉजी समझिए। नायर साहब एमपी बन गए, बीजेपी के एमपी जम कर गए, सब चीजें हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, पुरानी बात हो गई। नहीं, पुरानी बात नहीं है, हिस्ट्री है ये। ऐसा मत बोलिए पंकज भाई, आप पुरानी बात नहीं है, अभी भी रेलिवेंट है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। हाँ। राम मंदिर बन गया है। कोर्ट के फैसले से ही वहाँ धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनना है। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे वहाँ? नहीं, मेरा मानना ही है कि उस मस्जिद में किसी मुसलमान ना जाएगा, ना नमाज पढ़ेगा, ना उनकी नमाज कबूल होगी। वो मस्जिद ज़रारा है। वो मस्जिद नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि इस्लामिकली अगर आप देखेंगे, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में लड़ाई थी, वो ज़मीन हासिल करने के लिए नहीं थी, वो मस्जिद को बचाने के लिए थी। वरना तो ये हमारी मस्जिद तो अगर मैं लखनऊ के गलियों में निकल जाऊं भीख मांगने के लिए कि भाई मुझे 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाना है, तो मुझे लोग दे देंगे पैसे। वोट ना दे, पैसे तो दे देंगे मस्जिद के नाम पर। वो मस्जिद में कोई जाएगा भी नहीं। कोई, आप जितने बड़े बड़े आलिम दीन हैं, कोई भी नहीं जाएगा उस मस्जिद तरफ। वो मस्जिद ही नहीं कहला सकती वो। सुन्नी वक्फ बोर्ड तो कह रहा है देश की अरे सबसे छोड़िए, वो गवर्नमेंट का इदारा है, वो उनको गवर्नमेंट जो हुक्म दी उसको उनको करना पड़ेगा, और क्या है। क्या ओवैसी जी कांग्रेस के इस फैसले के साथ हैं कि सीए कानून वापस लिया जाए? हमने तो सीए कानून को अपोज किया था और हम खुद पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में। अब सुनवाई होगी। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम आ ऐसा गए है तो ना, वापस दूर लेंगे। के ढोल सुहाने लगते हैं। अब वो आ जाएंगे तो क्या होगा नहीं मालूम, मगर हम तो उस कानून के खिलाफ वोट दिए। मैंने उस बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद अपने नाम से केस डाला हूं। निजाम पाशा एडवोकेट है हमारे, उसमें बहस कर रहे हैं। जब आएगा उसमें हियरिंग होगी। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि एससी एसटी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। नहीं, प्रधानमंत्री 10 साल से क्या कर रहे हैं भाई? फिर कौन रोका उनको? अरे 10 साल से आप हैं। आज प्रधानमंत्री अमित शाह बोलते हैं पीओके लेके रहेंगे। अरे 10 साल में ले लेना था ना आप। कौन रोका आपको पीओके लेने से? ले लीजिए पीओके आप अरे डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं हटा सक रहे आप। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की एसपी ने कहा कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ले लीजिए ना आप। कौन रोक रहा आपको? पीओके लीजिए। हम खड़े रह के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। चल लीजिए पीओके, और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी हमारा, आप ले लीजिए। 10 साल में आपको पीओके याद नहीं आया, अब बोल रहे हैं पीओके। क्या ओवैसी साहब चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल हमारा हिस्सा लेना चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? अभी तो वहां गड़बड़ चल रही है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, अभी तो वहां पे गड़बड़ चल रही है, माहौल गर्म है। अच्छा है ना। और हमने तो उनकी सीटें भी रखी, वो जो रिऑर्गेनाइजेशन के बिल में लाए थे। मगर आपको चुनाव में पीओके याद आता?
10 साल में आपको पीओके याद नहीं आया? मतलब इस फैसले में आप मोदी जी के साथ हैं, कौन से फैसले में? पीओके वाले? नहीं, हम आईना दिखा रहे हैं उनको, मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपने 10 साल भूल गए, अब आपको चुनाव दिखते हैं कि आपको पीओके याद आ रहा। आपको 10 साल में पीओके याद ही नहीं आया? नहीं, उनको हमेशा याद आता है, कई बार नहीं कह चुके। याद तो आता है, याद तो आता है, मगर जो आज आप जो शिद्दत से बोल रहे हैं, आपने क्या किया उसको हासिल करने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। भाई देश की सिक्योरिटी के मामले में, देश की इंटीग्रिटी के मामले में मोदी का साथ नहीं दे रहे, हम देश का साथ दे रहे हैं। ये आपकी सोच गलत है। आप ये समझ रहे हैं कि मोदी देश है। मोदी देश नहीं है। देश है तो मोदी है, देश है तो ओवैसी है, और देश के लिए बराबर करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि ये तो वैसा कि इंदिरा इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब चले जाएंगे इस दुनिया से, भारत तो रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया इंडिया बनाया है, घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। घर में घुस के मारिए ना, चीन को निकालिए। आपको हमको लेके जाइए, हम तो लद्दाख, तो आप चलेगा आपके साथ, तो हमको ले जाइए डेप्सांग डेमचाक। आपको जब मोदी जी आपको लेके चले, हम भी जब बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में कहीं कोने में, हम भी देखेंगे डेप्सांग डेमचाक में चीन है ही नहीं है। निकालिए चीन को, निकाल के फेंकिए वहां से आप। देखिए, अगर डेप्सांग डेमचाक से हम चीन को नहीं निकालेंगे तो सियाचिन हम खो देंगे, याद रखिए, और देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा उस वक्त। बात ही नहीं करते बीजेपी वाले डेप्सांग डेमचाक की, और जो वो जो तालाब जो बड़ा पिक्चर में दिखा था, वो तालाब भी हम खो चुके हैं। अरे ओवैसी साहब, वो तो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। देखिए पंकज भाई, अगर घुसा था ना घुसेगा तो 16 राउंड की बातचीत क्या झक मराने के लिए हो रही है चीन से? बताइए, मिठाई खाने के लिए हो रही है? 16 राउंड की बातचीत इसी पे तो हो रही है। डिसएंगेजमेंट क्या हो रहा है बताइए, सब बातें हो रही है, झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस से बात साबित हो चुकी है कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आप घुस के निकालिए ना, हम तो तायद कर रहे हैं, मार के निकालिए चीन को आप जो ये गोली वाली बात कह रहे थे, वो तो डिसएंगेजमेंट तो होता रहता, बातचीत होती है, अरे तो पहले भी होती अरे जमीन पे भाई 5 साल में चीन वहां पर ऑल वेदर रोड्स बना चुका है, अपने सिपाहियों के लिए बेहतरीन बंकर्स बना चुका है। उत्तराखंड के पास जाकर देखिए चीन क्या कर रहा है, अरुणाचल में जाकर देखिए चीन क्या कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा चीन हो रहा है और कोई बोलते नहीं उस बारे में। तो आप भी तो एक माननीय सांसद, आप भी जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, बता सकते हैं देश को। देखिए, ऐसा बात मत करिए पंकज भाई, जहां पर मिलिट्री बैठी है हमको आने देंगे, और वो भी दाढ़ी वाले को, शायद पंकज झा को भिजा देंगे वो लोग। मैंने इसीलिए कहा माननीय सांसद। सुन तो लीजिए ना, देखिए हम जाने तैयार है, सरकार लेकर जाए। हम मोदी जी को बोलेंगे कि मैं जाऊंगा, पंकज भाई मेरे साथ होंगे और टीवी 9 का कैमरामैन होगा, हम जाएंगे, चलिए। सरकार तो कई बार कह चुकी है अरुणाचल अरे प्रदेश में लेकिन लेके जाने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं, डेप्सांग डेमचाक लेकर जाइए, हम जाना चाह रहे हैं। चलिए दिखाइए ना, पूरा अपोजिशन लीडर्स को ले जाइए, बीजेपी के एमपी ले जाइए। लिख जाकर क्यों नहीं दिखाना चाह रहे आप? इसलिए कि वहां पर चीन बैठा हुआ है। मतलब आपको अरुणाचल नहीं जाना, यहां जाना जहां आप चाहते हैं। डेप्सांग डेमचाक में बैठा हुआ है चीन, उत्तराखंड में भी चीन घुस रहा है, अरुणाचल का तो खुद बीजेपी का एमपी कह चुका है ना, हमारे छोड़िए, उन्हीं का एमपी कहा है, कई स्टेटमेंट्स कहा है उसने, मेरा छोड़ दिए, उन्होंने कहा एमपी ने, बीजेपी के। एक तरफ ये आप बता रहे हैं कि वो अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उनका ये क्लेम है कि उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर आ रहा है, आईफोन्स भारत में बन रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं और वो भारत में आ रहे हैं। एक बात बताइए सर, अगर मैं आपके घर में घुस के कब्जा कर लिया और मैं वहां पर एक बेहतरीन मिठाई की दुकान खोलता हूं, आपका दिल कवारा करेगा वहां जाके मिठाई खरीदने से? आप बताइए। वही हाल हो गया ना कि हमारे घर में घुस के कोई मिठाई की दुकान खोल लिया है, हम जाकर मिठाई खरीद रहे हैं, बोले वाह कितना अच्छा मिठाई है, खाएंगे हम। कुछ तो भारत की मोहब्बत होनी चाहिए ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड समझ रही है कि मोदी जी चीन की आंख में आंख डालेंगे, कुछ डाल ही नहीं रहे आंख में आंख, कहां डाल रहे हैं? चलिए, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, 4 तारीख को आप क्या देख रहे हैं? 4 तारीख को क्या देख रहे हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं ना, मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, मुझे नहीं मालूम लेकिन देश आप की जनता क्या। पॉलिटिशियन तो हैं, वो भी काफी अरे astute। भाई देखिए, मैं हथेली की लकीरें देखकर प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं, मेरा काम मेहनत करना, जुस्तजू करना, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि भारत की जनता अच्छा फैसला लेगी। क्या फैसला आएगा मुझे नहीं मालूम, मगर वो जनता का फैसला होगा, उसको कबूल करना पड़ेगा। हमारी कोशिश 1 तारीख तक यही होगी
कि तीसरी मर्तबा इस अजीम वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस जनता को भी अपील कर रहे हैं कि आप देखिए, एक प्रधानमंत्री को अगर आप वोट दे रहे हैं तो वो 17 करोड़ मुसलमानों की बेइज्जती करके वोट हासिल करना चाह रहे हैं आपका। वो कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, वो कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, हम घुसपैठी हैं। तो सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि जो वोट डाल रहे हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ओवैसी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने समय निकाला। जोरदार तालियों से एक बार शुक्रिया कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।